नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 14 तारीख की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। अगर टाइम मिला तो शाम को एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, तो आपकी 3 शिफ्ट हो जाएंगी आज भी। लेकिन टाइम थोड़ा सा इशू था, इसलिए 2 ही लेक्चर मतलब शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 ही रिकॉर्ड कर पाए। ठीक है, बाकी तब तक इसको कंप्लीट कीजिए। और आप एंडिंग की तरफ है, टेंशन क्यों लेना है, आपको खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए फिर पहला सवाल देखते हैं। 3 ऐसी संख्याएं कि यदि उनमें से किन्हीं भी 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल इतना इतना प्राप्त होते हैं। दी गई तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो सवाल कहना क्या चाहता है, पहले सिंपल तरीके से ये समझने की कोशिश करो। जैसे ये 3 चीजें हैं, ठीक है, इनका अगर एवरेज लिखोगे तो a + b + c/3 करना पड़ेगा, तो हमको वही करना है। अब यहाँ पर कह रहा था किन्हीं भी 2 संख्याओं का एवरेज तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो वो संख्या 182 आ जाती है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2c बराबर में 182 इंटू में 2 हो गया। इसी तरीके से हम bc को उठा लेते हैं, b और c हो गया। तो यहाँ पर देखो a भी लिखा था तो ये इधर c आ गया, तो इधर अब 2a आ जाएगा, बराबर में 230 गुणे में 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अब क्या रह गया, b रह गया, तो b को यहाँ लिख लो, बाकी जो इधर है तो वो इधर लिख दो। बराबर में क्या हो जाएगा, 242 इंटू में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2c यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 4a प्लस का b प्लस का c लिख सकते हैं। हर टर्म आ रहा होगा 4 टाइम, इनको जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो गया, 8 3 11 और 4 15 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 2 2 4 हो तो 6 हो गया, और इंटू में 2 हो गया। अब यहाँ से ये 4 यहाँ से हटाकर हम इधर 4 रख दें, बिल्कुल रख देते हैं। अब इसके बाद बचा क्या, कुछ नहीं, यही तो एवरेज निकालना था। इधर 3 से डिवाइड कर दो, इधर भी 3 से डिवाइड कर दो। समझ में आ गई बात। तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 कम 6 6 ने में 54, आंसर आ गया। ठीक है, और ये देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आपको खुद से करना है। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट आता है, टेलीग्राम पे जाएंगे आप, वहां पर उसका डिस्क्रिप्शन खोलेंगे, वहां पर नंबर दिया गया, आप केवल टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज मुझको कर देंगे। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल। एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है और बेलन की ऊंचाई शंकु की त्रियक ऊंचाई की इतनी गुनी है। बेलन और शंकु के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर एक बात समझो, अगर दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखें तो ये 2πr(h) हो गया, इधर लिखेंगे तो ये πrl हो गया। अब यहाँ पर ये कह रहा था कि देखो पहली कंडीशन में रेडियस, यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखते ये 1 हो जाती, ये 3 हो जाती। फिर कह रहा था बेलन की ऊंचाई त्रियक ऊंचाई की 1.5 गुनी है, यानी कि अगर हम त्रियक ऊंचाई 2 मान लें तो ये कितनी हो गई, इसका 1.5 गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 आ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब 3 बन गई। समझ पा रहे हो बात, नहीं समझ पा रहे हो भाई, क्योंकि देखो इसका 1.5 गुना करा तो ये 3 बन गया। पेन चलना बंद हो गया था, इसलिए वो नहीं लिख पा रहा था। अब यहाँ पर हर चीज क्लियर हो गई, बस इन्हीं का तो रेशियो निकालना था। तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 रेशियो 1 हो गया। मान लीजिए बाई 20 36 के बीच की एक पूर्ण संख्या है। यदि बाई 2 विशिष्ट अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है तो बाई के मान की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा था, सवाल की संख्या है ना 20 से तो बड़ी है, 36 से छोटी है। अब जो भी ये नंबर है ना वो y है, लेकिन 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो यहाँ पर देखो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 है, 7 है, इसके अलावा तो 11 आती है। अब उसको होल्ड करके रखते हैं। तो सबसे पहले हमने 11 से किया, यहाँ पर 11 दूनी 22 हमारी संख्या बन गई। यहाँ से फिर 13 रखेंगे तो 13 दूनी 26 हो गया, फिर 13 के बाद 17 17 दूनी 34 भी हो गया। अब इसके अलावा कोई नहीं रख सकते, नहीं तो 36 से बड़ी आ जाएगी। 3 के साथ हम 11 तियां 33 रख सकते हैं, तो 33 बन गई। अगर 13 रखा तो 13 दूनी 26 आ जाए, 13 तियां 39, तो ये तो नहीं रख सकते ना, हम 2 पे फिर से पहुंच गए, तो ये तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि 39 36 से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर आता 5 के साथ तो कोई नंबर नहीं आ सकता। डबल डिजिट की बात करें, सिंगल डिजिट पे अभी आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये भी 3 गुणे में 7, ये भी दोनों अभाज्य संख्याएं थी। अब यहाँ पर 3 गुणे में 2 करते ये छोटी हो गई, तो इसलिए हमने केवल किसको लिया, अभी तक 21 को लिया है। इसके अलावा 7 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, ये 35 हो गया। तो 1 2 और ये 4 2 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है, आप जब 6 तक पहुंच गए हैं तो इसके अलावा आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन भी उससे ज्यादा नहीं है। अगला सवाल। अरुणा एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचती है। यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 3/5 मूल्य पर बेचती तो उसे 20% की हानि होती। जब वह उसे उसके मूल्य के विक्रय मूल्य के 90% मूल्य पर बेचती तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ परसेंटेज बताइए। तो देखो विक्रय मूल्य के 3/5, यानी कि हमने सेलिंग प्राइस मान लिया 5
और फिर इसके 3/5 मूल्य पर बेचती, यानी कि जैसे ही 3 रुपए में बेचा तो उसे कॉस्ट प्राइस पर 20% की हानि होगी। 20% का मतलब 80% चीज बची। 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना रहा, 15/4 रहा। अब कह रहा था विक्रय मूल्य के 90% मूल्य पर बेचता, यानी कि विक्रय मूल्य 5 था, इसके 90% मूल्य पर बेचता, तब हमें प्रॉफिट यानी कि 15/4 से हम रेशियो बना लेते हैं। 15 छक्का 90 हो गया, इधर करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट एक का किस पर, 5 पर, गुणे कर देंगे 100, 20% आंसर। अगला सवाल, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक कार्य को 15 दिनों में 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने समय में पूरा करेंगे। भाई एमडीएच वाला फार्मूला लगना है। अब इसमें ओरल सोचना है। भाई देखो यहाँ पर आ जाएगा 18 छक्का 108, 12 ने में 108 होता है, 15 ने में 135 हो गया, तो 13.5 आंसर लगा दो। भाई देखो यहाँ पर 18 छक्का 108 किया मैंने, इधर किया तो 12 ने में 108 हो गया, 15 ने में 135 हो गया, यहाँ से हमने किया तो देखो 13.5 आ रहा है। भाई 10 से डिवाइड तो करना पड़ेगा, इसलिए ये डायरेक्ट आंसर लगा दिया। बाकी आपको पता है M1 D1 इनटू में T1 अपॉन में हो जाएगा W1 बराबर में M1 D2 और T2 अपॉन में हो जाएगा W1, क्योंकि यहाँ पर वर्क सेम है और ऊपर सब कुछ चेंज हो रहा है तो इसको M2 लिखो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जिसके मान पता है वो इसमें रख देते हैं, हमारे आंसर आ जाते हैं। अगला सवाल, एक नाव को जलधारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर जाने में इतने मिनट का समय लगता है। यदि नाव की चाल और जलधारा के प्रवाह का अनुपात इतना है, जलधारा के प्रवाह के दिशा में इतने जाने में नाव को कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर देखो बहुत आसान सवाल बन गया ये। हमने क्या किया, हमने एक दिशा वाला चित्र बनाया, एक विपरीत दिशा में। यहाँ पर अगर जाते दोनों एक ही दिशा में तो 7 स्पीड होती, विपरीत जाते तो इतनी स्पीड होती। अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो हमें टाइम का रेशियो यानी कि रेशियो पे हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर 8.4 किलोमीटर दिया था, इधर 33.6 किलोमीटर दिया था, दोनों को बराबर कर लें, 4 चौकू 16, 4 अट्ठे 32, बराबर हो गया। यहाँ पर अगर 14 मिनट लग रहे तो टाइम भी बढ़ जाएगा भाई, अब 56 मिनट लगने लगेंगे। लेकिन ये था कब, ये विपरीत दिशा वाला था, यानी कि ये 7 का मान जो हमारा आया है रेशियो में, उसी का मान दिया गया था कितना, 56। ये 8 गुना हो रहा था। अब जो पूछ रहा है दिशा वाला तो इसका भी 8 गुना कर दो, आंसर 40 आ गया। ठीक है, बाकी आपके पास सिंपल एक्स वाला होता ही है, वहां से आप कर सकते हैं। अगला सवाल, रेखा अपनी मासिक आय का इतना खर्च करती है, यदि उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि होती है और वह अभी भी पहले जितनी धनराशि ही बचा पाती है तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई। सवाल तो बहुत बार बता चुके भाई। इनकम अगर 100 हो गई तो ये बताओ सेविंग और एक्सपेंडिचर 75 खर्च कर दे रहा तो 25 बचा रहा होगा, 25 से कम 25, 75, 25 चौकू 100 हो गया। अब आय में 15% की वृद्धि हो गई, सेविंग में कुछ नहीं हुआ तो 0 लिख दो, इसमें x लिख दो। अब 15 चौकू 60, इधर 0 हो गया, प्लस का 3x और इसके बराबर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो कितना आ गया, x बराबर में 20% आ गया डायरेक्ट। ठीक है, अगर माइनस का आता तो कमी होती, ज्यादा आया तो इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक काम करते हैं, आज थोड़ा गले में दर्द है तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते जाएंगे, तो उसमें तो बोलना ज्यादा पड़ता है। आप क्या करना, पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम कम लगेगा और ऐसा भी होगा कि मुझे भी दिक्कत कम होगी। इतना तो कोऑपरेट कर ही सकते हैं, मैं आशा करता हूँ ऐसा। तो देखो क्या कह रहा था कि वो दोनों मिलकर 4800 बचाता है, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो बराबर आना चाहिए था। 4 में 1 का डिफरेंस 3 आया, 7 से 2 गया 5 हो रहा, नहीं हो रहा ना। तो क्या करते हैं, इनका डिफरेंस करो 3 हो गया, इनका डिफरेंस करो 1 हो गया। ये एज वाला सवाल मान के आप कर सकते हैं। तो 1 का गुणा इसमें कर देंगे, 3 का गुणा इसमें कर देंगे, तो नया रेशियो 4:7 हो गया, 3 एकम 3, 3 तो नीचे हो गया। अब डिफरेंस देखो दोनों में बराबर हो गया, यही तो 1 बराबर 4800 दिया था। बी की आय यानी कि 7 बराबर 7 अट्ठे 56 हो गया, 7 चौक 28 और 5 33। ठीक है, बाकी अगर मल्टीपल चेक करना चाहते 7 का तो वहां से भी देख लेते, अगर मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिल जाता तो ऐसे ही बेसिक से बना सकते थे। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, हमने हमेशा बताया मार्क प्राइस लिखो कॉस्ट प्राइस, जो भी छूट वाली चीजें हैं वो कॉस्ट प्राइस के नीचे रख दो। अब यहाँ पर लेकिन बटे में 200 आ जाएंगे तो पूरा लिखना पड़ेगा। 10% का मतलब 90% चीज आ गई और 20% का मतलब है 80% चीज रहेगी और 8% का लाभ का मतलब हो गया 108 बटे में 100। वैसे सिंगल सिंगल चीजें होती तो डायरेक्ट 108 और 90 लिख देते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना, डबल बोल दे तो पूरा लिखना है,
नहीं तो फिर गलत कर बैठो। ये 20 चौकू 80 कर लो, 20 पंजे 100 कर लेंगे। इधर कर लेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 9 एकम 9 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 ही कर लो सीधा, ठीक है। 9 एकम 9 हो गया और 9 तियां 27 हो गया। प्रॉफिट 1 रुपया का किस पर, 2 पर, गुणे में कर देंगे 100, 2 पंजे 10। अब इसमें कुछ स्पेशल नहीं किया है, मार्क प्राइस पर छूट देते तो 90%, इनटू में 20% मतलब 80, बराबर में करते कॉस्ट प्राइस का 108%। अब यहाँ से रेशियो बना लेना, यही निकल के आएगा। तो जरूरी नहीं आपको आना चाहिए कि बेसिक से कैसे करते हैं, वहां नंबर आपको उतने ही मिलने जितने एग्जाम में दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा दे दे तो लिख दो, ठीक है। चलो फिर इसको पढ़ो पॉज करके भाई। अब यहाँ पर ये कह रहा था सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित है, बहुत बढ़िया बात है, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। अब देखो जब ये बोल दिया सबसे बड़ी संख्या, आपका दिमाग चलना चाहिए तुरंत एचसीएफ पर, और एचसीएफ आपको डिफरेंस मेथड से निकाल लेना है। 8 8 8 2 हो गया, यहाँ से 2 से 1 गया 1 हो गया, 18 से 9 गया तो 9 हो गया, इधर करेंगे 7 7 से 3 गया तो 4 हो गया, 8 से 7 गया 1 हो गया, इधर करेंगे 11 से 9 गया 2 हो गया, 8 से 3 गया 5 हो गया, और 8 से 3 गया 5, और 13 से 5 गया तो 8 हो गया, तो इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इनका डिफरेंस करना चाहो और कर लो, फैक्टर करना चाहो फैक्टर कर लो। 4 का फैक्टर किया तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4, 4 तियां 12 हो गया, यानी कि 213 का कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर बन रहा होगा, क्योंकि ये नंबर 3 2 5 1 6 हो रहा, 3 से भी कट रहा है। चलो करके देखते हैं। तो 3 चौकू 12, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3। अब 71 तो प्राइम नंबर आ गया, ये तो किसी से नहीं कटेगा। तो सबसे पहले इसका फैक्टर 3 से करते हैं, यानी कि 3 से फैक्टर किया तो 3 चौकू 12, 2 बच गया, 3 एम 27, 3 सत्ते 21 हो गया। अब ये करेंगे तो 71 गुणे में 7 हो रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, 71 आया और 3 आया, तो कुल मिलाकर हमारा एचसीएफ 213 हो गया। अब किसी एक नंबर को हम घटाकर देख लेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर यही तो पूछा है, ठीक है। तो सिंपल सा 213 गुणे में 3 माइनस का 98 हो गया, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या सोच रहा था पता है, यहाँ पर 3 त्रिका 9, 9 से 8 घटाकर 0 कर रहा था, पता नहीं कौन से धुन में रहने लगे हम। 3 त्रिका 9, 21 तियां 63, 98, यानी कि 1 हो गया, 13 में से 9 गया तो 4 हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसको इस सवाल को नोट कर लेना, इस टाइप के 2 सवाल बनते हैं। एक आपको रिमाइंडर बोल देगा प्रत्येक स्थिति में y बचता है, फिर यहाँ पर y से रिलेटेड कुछ पूछ लेगा, तब क्या करेंगे किसी भी एक नंबर से हम डिवाइड कर लेंगे इसको 6539 से, तो रिमाइंडर वहां से निकल के आ जाएगा y, फिर उसका मान रखना पड़ेगा। तो ये 2 टाइप के सवाल इसमें बनते हैं, और ये खूब आए हैं, पीछे भी शिफ्ट में हम लोगों ने 4-5 बार देख चुके हैं, ये फिर से आ गया। चलो फिर अगला सवाल पढ़ो तब तक। अब इस सवाल को देखो, देखने में ही पता लग रहा है कि नंबर हमें ऑप्शन में ऐसे दिए गए हैं, कहीं रूट वगैरह ज्यादा आ नहीं रहा है। अगर रूट वगैरह आ रहा होता तो 100% इसमें हीरोज वगैरह फार्मूला लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना। तो आपको क्या करना है, ये सवाल करना ही तब है जब पहले तो टाइम बचे, ठीक है। उसके अलावा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना, फिर देख लेना कि ट्रिपलेट बन रहा नहीं बन रहा। सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आपका ट्रिपलेट है, अगर आपको वो याद ना हो तो जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ बढ़िया से चिपका लें, उसको डेली आपको लिखना है, ठीक है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं दिन में 3 बार दवा लेनी है। कहता पार्क का क्षेत्रफल आयत के बराबर है, तो यहाँ पर 1 में सॉरी L इंटू में भी होगा ना, 330 इंटू में 11 इंटू में x स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर करेंगे 2 छक्के 12 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, 2 पंजे 10 हो जाएगा, या तो 11 से काट लो पहले, 11 एकम 11 और 2 बच गया, 11 दूनी 22 और 5 11 पन्ना 55, 2 पंजे 10 हो गया, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 दूनी 48 सॉरी 25 हो जाएगा ना। x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्या पूछा था, बड़ी भुजा की माप, यानी कि 30 गुणे में 5 150। अगला सवाल, चलो मैं अब सवाल पढ़ ही देता हूँ। रीजन क्या है, सुबह टाइम जब रिकॉर्ड कर रहा था तब मतलब ठीक नहीं था गला, मुझे मजा नहीं आ पा रहा था। तो अब ये जो भी क्वेश्चन है वो शाम को रिकॉर्ड करके इसको अपलोड किया जाएगा। तो अब पढ़ देता हूँ सवाल, ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आती चीजें, फिर बोरिंग सा लग रहा था। कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई है, जिसमें ब्याज की गणना एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक तौर पर किए जाने पर वह 3 वर्षों में मूल धनराशि से इतनी अधिक हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती तो उसी ब्याज दर पर 9,000 की धनराशि इतने वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता। तो सबसे पहले देखो कितना आसान सवाल है, हमने यहाँ पर मान लिया कि 1,000 थी राशि, इतने % अधिक हो गई, यानी कि इसको अगर निकालोगे 1,000 का 72.8%, तो ये 0 इससे चला गया,
यहाँ से काटेंगे तो इतना हो गया, यानी कि 7 to 8 अधिक हो जाएगी, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये 1728 हो गया, इसीलिए इसको 1000 माना। अब यहाँ पर 3 वर्ष की बात थी, यानी कि ये 10 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, तो यहाँ से 2/10 गुणे में 100 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20% रेट हो गई। लेकिन अब जब दूसरी कंडीशन उसने लिखी ना, तो क्या बोल दिया, अर्धवार्षिक, यानी कि रेट हमारी हो गई कितनी, 10% हो गई। समझ में आ गई बात। अब टाइम हमारा 1 से 1/2, यानी कि 1 वर्ष में 6 महीने की 2 स्लैब, और आधे वर्ष में तो 1 स्लैब होती, यहाँ पर भी टाइम अल्टीमेटली 3 वर्ष हो गया। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर 10 से चीज क्या हो रही थी, 11 हो रही थी, यानी कि क्यूब करेंगे तो 1000, इधर हो गया 1331, तो इसका मान दिया गया था हमको 9000। ब्याज कितना हो गया, 331 हो गया, तो इसका 9 गुना हो रहा था, इसका भी 9 गुना कर दो, 9 एकम 9, 9 तिया 27 हो गया, और फिर 9 तिया 27, 2 29 आंसर। अगला सवाल, एक कार के मूल्य बाइक के मूल्य से इतना अधिक है। देखो कार का मूल्य बाइक के मूल्य से, अगर ये 100 है तो 300% अधिक करेंगे, यानी कि 400 हो गया। यदि कार के मूल्य में 10% की वृद्धि और बाइक के मूल्य में 30% की वृद्धि, 4 कारों और 5 बाइक्स के मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि बतानी है। तो देखो कार के मूल्य में कितना हुआ भैया, 30%, कहाँ गया कार, 10%, तो 10% इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब इसमें कितना हुआ, 30% का हुआ, तो इसका 30% करेंगे 30 आ जाएगा। लेकिन कार कितनी थी हमारे पास, 4 थी, तो यहाँ पर 4 चौकू 16, 160 हो गया। 5 बाइक्स थी, यानी कि 5 तिया 15 हो गया, तो 15 दूनी 30, यानी कि 310 हो गया। अब यहाँ पर देखो कार कितनी थी, 4, तो टोटल हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो गुणे में 4 कर देंगे, इसका 1600 हो गया। इनका कॉस्ट प्राइस अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 2100 कॉस्ट प्राइस हो गया। यही तो किया, इन दोनों को हमने जोड़ दिया और गुणे में 100 हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे 21 एकम 21 हो गया, बचा 10 हो गया, 21 चौक 84 हो जाएगा, बस आंसर आ गया। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि सामान वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतनी, 6 वर्षों में इतनी हो जाती है 8500 रुपये। पहली ब्याज दर की 2 गुनी ब्याज दर पर इतने वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो यहाँ से डिफरेंस करते हैं, बिल्कुल ये तो सभी को पता होगा, 6 से 3 गया 3 हो गया, और डिफरेंस इसमें करेंगे तो ब्याज का आ जाएगा। तो हम करते हैं भैया, देखो 10 से 5 चला गया 5, इधर भी 10 बच गया, फिर 10 से 5 गया 5, इधर 4 बच गया, 14 से 7 गया 7 हो गया, इधर 1 बचा, यानी कि इतना आ गया। ये 3 साल का ब्याज आया। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज सोचो कि रेट निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि इतना आपको ब्याज मिल गया। अगर हम इसको 10,755 से घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 0 0 0 10 से गया 9, ये प्रिंसिपल आ गया। अब सिंपल सा इनका रेशियो बना लेते हैं। तो देखो 9000 आ गई पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में पहले तो उसी का कर लेते हैं, 3 था टाइम, 3 वर्ष का हमें ब्याज पता, हम उसी पर काम कर लेते हैं। ये रेट रही होगी, ये हो गया 100, फिर यहाँ पर 8500 हो गया, रेट हमें 2R करनी पड़ गई, और टाइम हो गया 5 चौको 20 और 2 22/5 और बटे में 100 हो गया। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 0 इधर चले गए, इधर करेंगे ये 17 हो गया, फिर इधर कुछ कट रहा है, बिल्कुल काट लो, ये तो हो गया कितना 45 हो गया। अब यहाँ पर R से R कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास इधर बचा है 45 गुणे में 3, इधर बचा है 17 गुणे में 22। 3 साल का ब्याज हमें पता था, कितना पता था भैया, 1755, ये ऊपर निकाला हुआ है बिल्कुल। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू थी, 17 गुणे में 22, तो 11 की डिविजिबिलिटी एक बार देख सकते थे। तो देखो 4 4 8 6 1 7 हो गया, 4 1 5 4 1 5 ये कट रहा है, 6 4 10 8 2 10 ये कट रहा है, 8 4 12 8 4 12, देख रहे हो ऑप्शन, अगर यही एसएससी में ऑप्शन होते तो आंसर मिल गया होता। तो ये करेंगे 9 पन्ना 45 हो गया, इधर करेंगे 9 एकम 9 हो जाएगा, 7 बच गया, सॉरी 8 बचा है, और 9 ने 81, 9 पन्ना 45 हो गया, इधर करेंगे तो 5 तिया 15, 5 ने 45, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 हो गया। अब यहाँ पर 13 गुणे में 17 गुणे में 22, इसके आगे आपको नहीं करना था, 7 तिया 21 हो गया, और 2 यूनिट डिजिट से तो काम चल गया ना, ठीक है। तो अगला सवाल करते हैं फिर भाई, और क्या, एक वृत्ताकार रास्ते आंतरिक परिधि इतनी दी गई थी, रास्ते की चौड़ाई इतनी थी, 6 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उस रास्ते का समतल करने की लागत क्या हुई। अब जो समतल करना पड़ेगा रास्ते को ना, उसके लिए हमें एरिया चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर हमें रास्ते का एरिया निकालना है, और उसके लिए हमें रेडियस पता होनी चाहिए थे पूरी। भाई इसने क्या दे दिया, रास्ते की चौड़ाई दे दी, पूरी तो रेडियस नहीं पता ना। तो ये जो आंतरिक परिधि थी ना, इसकी आंतरिक रेडियस निकाल लेते हैं, यानी कि स्मॉल r निकाल लेते हैं। 14 0 में 8 हो गया, इधर करेंगे 2 7 14 0 2 चौकू 8 हो गया। अब पाई की जगह हम रख देंगे 704
22 7 ऊपर चला गया, तो इधर कर देंगे 22 तियां 66 हो गया, बचा 4, 22 दूनी 44, यानी कि आर बराबर 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 22 आ गया, इतना आ गया। अब यहाँ पर देखो चौड़ाई अगर जोड़ देंगे तो कैपिटल आर कितनी हो जाएगी 2 2 4 प्लस का 7, यानी कि 7 4 11, यहाँ से लगा 1 3 हो गया और इधर 231 हो गया। अब रास्ते का एरिया पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2 2 4, ये आ जाएगा ये। अब ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, यानी कि फार्मूला लिखा है। तो 2 3 1 इंटू में सॉरी प्लस में 2 2 4 हो गया, और एक बार इन दोनों का डिफरेंस 2 3 1 माइनस का 2 2 4 हो गया, और इधर हो गया 22/7, इसमें 6 का गुणा और करना पड़ेगा। तो सबसे पहले या तो 3 की डिविजिबिलिटी देख लो या 11 की देख लो, जहां से बात बनती है वहां देखो। 6 5 11 नहीं कटेगा 11 से, 8 5 13 9 8 17 नहीं कटेगा, इधर 6 हो गया इधर 6 हो गया, ये कट सकता है, बस आंसर लगा दो, बात खत्म। कहीं तो चलो बात बनी इसके लिए। बाकी तो आपके पास कैलकुलेशन करना ही है, आपको क्या करना था, अगर कैलकुलेशन भी करते ना यूनिट डिजिट से भी काम चल जाना था। यहाँ पर करेंगे 4 1 5 हो गया, और 3 2 5 हो गया, और 2 2 4 हो गया। इधर करेंगे 11 से 4 किया तो 7 हो गया, 2 से 2 चला गया तो 0 हो जाएगा, बाकी तो 7 ही तो बचा है। ये 7 है ना, ये 7 इस 7 से कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर कुल मिलाकर 2 को हटाना है, 2 को इन द सेंस यहाँ पर 3 गुणे में 2 और 11 गुणे में 2, क्योंकि ये जब तक 2 रहेंगे ना तब तक 0 बनते रहेंगे, 0 बनते रहेंगे तब तुम निकाल नहीं पाओगे यूनिट डिजिट। तो 2 दूनी 4 आ गया, 4 का इसमें गुणा कर दो, 4 पंजे 20 हो गया, 4 पंजे 20 तो 22 हो गया। अब यहाँ पर देखो इतना कर लिया, 20 तो 22 आ गया, बात खत्म हो गई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, और हमें 0 कितने मिले, 1 ही तो मिले, तो यहाँ से कर दो। तो सोचने के ऊपर आप कैसे सोच पा रहे हैं, बाकी तो आसान है चीजें। अगला सवाल, ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, ए की आय 20% घटाई जाती है, बी की आय में 60% वृद्धि की जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो इसको बना लो, ए की आय बी की आय से अधिक है इतनी। अब ए की आय में 20% कमी, यानी कि 80 बचा होगा, 18 8 144 हो गया, और इसमें 160 हो गया। अब वो ये कह रहा है पहला सवाल, ए की आय बी की आय के बराबर हो जाएगी, नहीं हुई भैया। बी की आय ए की आय से 16% अधिक है, बी की आय ए की आय से 16% अधिक है। पहले तो एक चीज देखो, इन दोनों का डिफरेंस हमें हर जगह से करना पड़ेगा, कहीं से भी आंसर निकालना हो तो डिफरेंस तो हम कर ही लेते हैं। 10 से 4 गया तो 6 हो गया, यहाँ पर बचा कितना है 5, 5 से 4 गया 1, और बटे में कर देंगे। किससे पूछा उसने, बी से पूछा है, ए से पूछा, तो 16 ने में 144 होता है, तो ये एग्जैक्ट तो आ नहीं सकता भाई। 16 बटे में 144 थोड़े में 100, 16 ने में 144, तो पूरा पूरा तो नहीं आ सकता ना। फिर कह रहा था बी की आय ए की आय से इतने % अधिक है, तो 11 सही 1/9%, देखो यहाँ से यही तो बन रहा है, तो ये आंसर लगा दो। नीचे वाला चेक भी नहीं करना आप, ऐसा नहीं कि नहीं भाई उसको भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं। कह रहा था ए की आय बी की आय से इतने % घट गई है, अब ये तो नहीं कह सकते हैं, उसके लिए तो नीचे आ जाएगा 16 बटे में 160 आ जाएगा, तब तो करोगे तो कितना आ गया 10% आ गया, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अगला सवाल, वो सवाल देखने में तो एक था लेकिन थे कितने, 3-4 सवाल थे। ठीक है, तो तैयार रहिएगा उसके लिए भी। एक वस्तु का बाजार मूल्य इतना है, जब एक व्यापारी उस वस्तु को इसके बाजार मूल्य पर 40% की छूट देते हुए इतने का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो बाजार मूल्य का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है। मार्केट प्राइस का मान दिया गया था इतना, और हमसे पूछा गया था क्रय मूल्य, तो कितना हो जाता 60, तो 6 दूनी 12 हो गया, 32 दूनी 64, आंसर आ गया। अब ये अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया डायरेक्ट रेशियो बनाने का, छूट वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस के नीचे रख दो, प्रॉफिट वाला हमेशा मार्क प्राइस, यानी कि जो भी कॉस्ट प्राइस पर होगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो आ जाता है मार्क प्राइस के नीचे। सवाल ऐसे सवालों को नोट कर लो, इसको जब 10 बार देखोगे ना तो अपने आप ध्यान में आ जाएगा डायरेक्ट रेशियो बनाना है। ठीक है, अगला सवाल, किसी दुकानदार ने एक वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे इतने अधिक में बेचा होता तो उसे k % का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, k का मान क्या होगा। देखो कह रहा था 13% के लाभ पर बेचा, और फिर उसके बाद इतने अधिक में बेचा होता तो उसे इतना ये प्रॉफिट होता। अब 720 टोटल ये था, समझना मेरी बात को, 720 का अगर हम 113% निकालते तो ये प्रॉफिट पे चला जाता। लेकिन अगर हम इतना ना करें, हम इसके अलावा अगर डायरेक्ट 13% निकाल दें तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। 13% निकाल लिया, इसका प्लस में 86.40 कर देंगे, तो ये आ जाएगा कौन सा, इतने में बेच रहे हैं जो यहाँ पर इससे इकट्ठा प्रॉफिट निकल आया है। इसका प्राइस नहीं निकला है टोटल, डायरेक्ट प्रॉफिट निकला है।
क्योंकि इतना प्रॉफिट हम यहाँ पर ले रहे थे, इतना अधिक बेचा गया उतना प्रॉफिट हमने उसमें जोड़ दिया। अब बात समझ गए होगे, यहाँ से कर देंगे क्या 720 कर देंगे। फिर से पेन हैंग हो गया भाई, क्या ही बताएं हम। ठीक है, अब यहाँ से 720 गुणे में 13 कर दो, डायरेक्ट करो, 0 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, यहाँ से लगा दो 13 सत्ते 91 और 2 93 हो गया, प्लस का कर देंगे 86 40 बटे में कितना हो गया 720, गुणे में 100 आ गया और इनटू में 100 परसेंटेज बनाने के लिए। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इनको जोड़ेंगे 0 6 4 10, यहाँ से लगा 1 हो गया 4 और 6 6 4 4 10 हो गया, फिर से यहाँ से लगा 1 10 8 18 हो गया, बटे में कर देंगे 720। ऑप्शन का सारा ले लो, देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा था मैं केवल 25, 2 से करेंगे तो 72 दूनी 144 हो जाएगा, वो तो बहुत ज्यादा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा 4 दूनी 8 बन रहा था, 18 चौक 72 कर लेते, तब भी आपको दिख गया ना 25%, हम फर्जी दिमाग लगा रहे। अगला सवाल, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर से इतने की राशि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज को हर 5 महीनों में चक्रवृद्धि किया जाता है तो वही राशि समान दर पर इतने वर्ष में x हो जाती है, x का मान क्या होगा। सबसे पहले काम क्या होना चाहिए था, रेट का। तो 1024 की राशि इतनी हो गई, तो हमें ब्याज कितना मिला 8, 4 से 4 गया तो 0 हो गया, 8 से 2 गया तो 6 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया। बराबर में कर देंगे 10240 इंटू में 3 इंटू में रेट अपॉन में 100। तो यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो गया, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9, 3 छक 18 हो गया। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 तियां 12 हो गया, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 चौकू 16 हो गया। इधर काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 हो गया। ये यहाँ से ये 0 एक तरफ काट लो, तो इधर 4 छंग 24 हो गई, 1 बचा, 4 चौकू 16 कर देंगे और यहाँ पर कर दो 4 एकम 4 नेम 36 और 2 बचा, 4 छंग 24 हो गया, 12 अट्ठे 96 हो गया, सॉरी 12 से थोड़ी, 16 छक्का 96, 16 चौकू 64 और फिर इधर करेंगे 2 दूनी 4, 2 तियां 6, यानी कि रेट हमारी आ गई 15%। ये कट जाएगा ना 2 पंजे 10। तो एक चीज बताओ, अब इतनी रेट आ गई 5 महीने में, अब बोल रहा है और टाइम हमें इतना दे दिया था, तो 1 सही 1/4 यानी कि 1 सही 1/4 में यहाँ तो 12 महीने हो गए, इसमें गुणा करेंगे 12 का तो 4 तियां 12 यानी कि प्लस का कितना, टोटल 15 महीने हो गए, 5 महीने की 3 स्लैब यानी कि अल्टीमेटली टाइम कितना हो गया 3 वर्ष हो गया। अब रेट हमको 12 महीने की दे दी थी 15%, अब इतनी बार कर चुके तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि आपको आसानी से सवाल नहीं मिलेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। CISI के लल्लू सवाल नहीं पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस में, तो ये सोच रहे हो कि बहुत आसानी से आ जाएंगे, नहीं भैया। 3 पंजे 15 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, यानी कि 25/4% आया। परसेंटेज को चेंज करेंगे तो 25 अट्ठे 200 होता है, ये 16 बार चला जाएगा, यानी कि 16 से चीज 17 हो रही है। ये हमारी बनी जाके रेट, तो समझ गए, इसलिए मैं बोल रहा था कि इतनी आसान चीजें नहीं बनेंगी जितनी हम लोग सोचते हैं। और फिर पता नहीं भैया, एग्जामिनर अगर कौन सनकी हुआ, कहीं बीवी का सताया हुआ तो फिर समझ सकते हो आप। तो 3 साल के लिए क्यूब कर देंगे और यहाँ पर 16 का क्यूब 40 96 हो गया और ये हो गया 49 13, ठीक है। तो 40 96 प्रिंसिपल के लिए दिया था, 40 96 का मान हमें दिया गया था कितना 10240 और हमें क्या निकालना था, x का मान हो जाती है, यानी कि 4913 का मान। तो अभी तो हम ऑप्शन का सारा ले नहीं सकते, थोड़ी बहुत तो मशक्कत करनी ही पड़ेगी, नहीं तो कैसे काम चलेगा। 8 से तो कटेगा, नीचे कट जाएगा, 8 एकम 8, हाँ कट जाएगा, तो 8 एकम 8 हो गया, बचा 2, 8 दूनी 16, 8 8 64, 0 कर लो। इधर करेंगे तो 8 पन्ना 40 हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो गया। अभी भी कट जाएगा क्या, 8 तियां 24, 8 पन्ना 40 हो गया और ये तो 512 क्यूब है 8 का, तो 8 छंग 48, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 16 एकम 16, 16 चौकू 64 हो गया। अब यहाँ पर देखो सिंपल से काट ही लेते हैं, क्या भागा करना उधर, तो 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 1 बच गया, फिर 4 दूनी 8 फिर से करना पड़ेगा, आंसर आ गया 112। क्यों आ गया, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, 3 मिल गया था और पॉइंट में आना है आंसर, क्योंकि 4 से पूरा डिवाइड होगा ही नहीं, 49 13 काट लोगे, 10/4 था, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर भी 2 नीचे रह जाना, तो इतना कर लो सफिशियंट है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी सवाल था तो इसको भैया क्या ही बताएं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्यूब याद हो अच्छे से, मल्टीप्लाई आपको अच्छे से आता हो और आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो, क्योंकि देखो सवाल करना इतना आसान होता है, घर पे बैठ के कुछ भी करेंगे हो जाएगा, एग्जाम हॉल में बैठ के करना बहुत बड़ी बात होती है। तो जो भी सिलेक्शन लेते हैं वो मेहनत करते हैं उसके पीछे, ऐसा नहीं कि हवा में चीजें मिल जाती हैं, तो आपको भी करना पड़ेगा, आपको भी मिलेंगी। चलो फिर अगला सवाल,
रीना का खर्च उसकी बचत से इतना % अधिक है, उसकी आय में 30% की वृद्धि, बचत में इतनी हो गई, तो खर्च में कितनी। बहुत बार बता चुके हैं ये सवाल। खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है, यानी कि एक्सपेंडिचर सेविंग। ठीक है, सेविंग 100 है तो ये कितना हो गया, 400 हो गया, और 400 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनकम कितना हो गई, 500 हो गई। अब ये यहाँ से हटा दो, बस इसी रेशियो को बढ़ाने के लिए, यानी कि परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए करते हैं। ये किया इसलिए ऐसे, अब मान लो 23 से 1/3 लिखा होता, ऐसे लिखा होता तो आपको ऐसे ही मानना है। ठीक है, 30% की वृद्धि हो गई आय में, और बचत में 20% की वृद्धि हो गई, और हमसे पूछा है इसका, तो क्या करते हैं, गुणा 5 × 15, 4x हो गया, इधर 20 हो गया, बराबर में ये प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 130/4 हो गया, और ये x हो जाएगा, इधर करेंगे 4 × 12 हो गया, बचा कितना है, 3 × 4 = 28। अच्छा, एक बचा था ना, आंसर आ गया। मैं तो ऑप्शन का सहारा लेता हूँ ना फटाक से। अगला सवाल, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः इतने इतने में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेला उस टंकी को 10 घंटे में रिक्त कर सकता है। पाइप ए और बी एक साथ इतने घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं और उसके बाद बंद किया जाता है, तो सी खोला जाता है, तो टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो देखो, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 60 आ गया, वो तो 20 × 60 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ए बी को इतनी देर के लिए, यानी कि 5 की इफिशियंसी से 3 दूनी 6, 7/2 घंटे के लिए, यानी कि 35/2 काम हो गया, यानी कि टंकी इतनी भर गई। अब इसी को खाली करना है, किसको, इसको। तो एलसीएम हमने कितना 60 लिया था, तो इसकी इफिशियंसी 6 आ गई भाई। अब देखो हम पूरा ही लिख दें, फिर से वही बात आ जाएगी। ये 60 हो गया, इसकी 3 इफिशियंसी, इसकी 2, इसकी 6 हो गई। तो ये क्या कर रहा था, ये तो खाली कर रहा था, ये भर रहे थे, तो भरने वालों ने इतना काम कर दिया, अब उनको बंद कर दिया गया कि भैया बहुत देर चल रही है, तुम 8 पे आ गए होगे, अब तुमको बंद करते हैं, नहीं तो तुम खराब हो जाओगे, पैसे चले जाएंगे, क्या फायदा। अब यहाँ पर इसको करना था। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे, काटते हैं, 6 दूनी 12, यानी कि 12 से काटा तो 12 × 36 तो ज्यादा हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो गया। अब 24 हो गया, बचा कितना है, 11, 11/12 गुणे में कर देंगे 60, तो ये मिनट में बना ले रहे, तो 12 × 5 = 60, यानी कि 2 घंटा 55 मिनट उनको लगेंगे। अगला सवाल, इतने इतने में से प्रत्येक में x घटाने पर संख्याओं को निश्चित अनुपात में होगी, और इसके बीच मध्य अनुपाती क्या होगी। देखो देखो, इसको करेंगे कैसे, सिंपल तरीका एक लगा लो अपना, यानी कि एक फार्मूला देते हैं वो कर लो, या तो आप डायरेक्ट कर लो। 43, 38, 11 और 10 हो गया। ठीक है, अब ये संख्या देखो सीरीज में लिखी हुई है, एक छोटे से बड़ा लिखा हुआ है, बड़े से छोटा, ये चीज ध्यान रखना। अगर इधर उधर लिखी हो ना, तो आप सिंपल सा ये फार्मूला लगा लेना, ए बी माइनस का हो जाएगा, सॉरी ए डी इंटू में बी सी अपॉन में ए प्लस का डी, और फिर माइनस में बी प्लस का सी। ये ध्यान रखना। ठीक है, संख्याएं ए बी और सी और ये डी होगी, बस ये ध्यान रखना। अगर सीरीज में मतलब सीक्वेंस से नहीं लिखी तो इस फार्मूले को लगा लेना, आंसर आ जाएगा। यहाँ से डिफरेंस करेंगे 5, यहाँ से डिफरेंस किया 1। ठीक है, ये तो अलग तरीका है, मैं फार्मूले से अलग बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो रेशियो आया उसका सिंप्लीफाई का इसमें गुणा करो और इसमें करो, यानी कि 43 एकम 43, इधर से थोड़ा दूर लिखे क्योंकि अभी और भी कुछ बताना है। इधर हो गया 43 और माइनस का कर देंगे 55। यहाँ से हम घटाएंगे तो 5 से 3 गया 2, 5 से 4 गया 1, 12 आया। और चाहे माइनस का है चाहे प्लस का, आपको प्लस का ही लिखना है, बटे में इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि सिंप्लीफाई रेशियो का डिफरेंस, यानी कि जो नंबर हमें निकालना था वो 3 है। अब यहाँ पर देखो 5x था इंटू में 3 प्लस का 1, 5 दिया 15, 1 16 हो गया। दूसरा 7 गुणे में 3 प्लस का 4, 7 तियां 21 और 4 25 हो गया। ठीक है, अब इनको क्या हो गया, तो मध्य अनुपाती दो नंबर का रूट लेना पड़ता है, यानी कि 4 गुणे में हमारा क्या आ जाता है 5, यानी कि 5 छक्कू 20 आ जाता है आंसर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पर रेशियो का याद रखना, सिंप्लीफाई रेशियो। अब मान लो डिफरेंस आपका आ जाता है 10 और 12, तो आपको सबसे पहले 2 पंजे 10 हो गया, 2 छक्के 12 ये करना पड़ता। समझ गए बात को, तो इस तरीके से आपको लेके चलना, फिर उसके बाद नंबर में गुणा करना है, फिर डिफरेंस करना है, फिर इन दोनों के डिफरेंस से हमें भाग करना है। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल। स्थिर जल में नाव की चाल प्रवाह की चाल का अनुपात इतना है, प्रवाह की दिशा में इतने घंटे तक चलती है और फिर वापस लौटना शुरू करती है, तो आरंभिक बिंदु तक वापस आने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान हो गया ये सवाल, डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 41 हो गया, डिफरेंस 31 हो गया। ठीक है, और तो ये स्पीड का आ गया और टाइम में रेशियो 31 41 का हो गया। भाई यहाँ से इसका मान दिया गया था ना दिशा में, तो 31 का मान 6 पंजे 30 और 1 31 दिया था, यानी कि 31 बटे में 5 दिया था, तो इसका 1 बटे में 5 गुना हो रहा था, इसका भी 1 बटे 5 गुना कर दो, यानी कि 41 बटे में 5 हो गया, 1 बटे 6 गुना हो रहा था, तो 1 बटे 6 कर दो भाई। ऑप्शन नहीं मिल रहा था ना भाई, मैं कहूँ 6 छचरंग 36 और 5 बटे में 6
आंसर। अगला सवाल, ये तो सवाल आप लोगों को करना है और करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर इतने वर्षों में इतनी, इतने वर्षों में इतनी हो जाती है और इतनी राशि पर इतने वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। इस पे सवाल बहुत पूछे गए हैं। अब ये देखो 3.5 हो गया, 3.5 वर्षों में इन दोनों का डिफरेंस, 5 से 3 गया तो 5 से 4 घटा दोगे तो 1.5 साल आ गया इन दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ पर कर लेते हैं अमाउंट में डिफरेंस, यानी कि 10 से 7 गया तो 3 हो गया, इधर बचा 10 से 5 गया तो 5 हो गया, और फिर कितना बचा है भैया 2, यानी कि 0 हो गया, 1 हो गया। अब 5 साल का यहाँ से निकाल लेते तो 1053 इंटू में 10 आ जाएगा और नीचे में 3, क्योंकि 15 नीचे 5 का गुणा करेंगे 5 दिए 15, तो 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ये 5 साल का ब्याज हो गया। अमाउंट से इसको घटा देंगे तो ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, 13 से 5 गया 8 हो गया, 10 से 3 गया 7, ये बन गया क्या, अमाउंट बन गया हमारा। अब यहाँ पर सिंपल सा 7800 गुणे में रेट आर रही होगी और टाइम हमारा 5 साल बटे में 100 हो गया। दूसरी कंडीशन में 8400, रेट हमारी सेम है, 4 3 12 और 2 14 बटे में 3 हो गया। ये देखो आर से तो आर कैंसिल और ये इससे यहाँ पर भी तो 100 कर लो, ये रेशियो आ गया निकल के हमारे पास। अब कुछ कट रहा है क्या, 8 4 12 ये कट रहा है, 3 दूनी 6 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया। इसके अलावा कुछ मत काटो, डायरेक्ट कर दो। 78 गुणे 5, यानी कि इसका ब्याज कितना था 5 साल का 3510 और इसका हमें ब्याज निकालना था 2814 हो गया। बात समझ में आ गई। तो 5 सत्ते 35, 0 5 दूनी 10 हो गया। इधर करेंगे 8 दूनी 16, 16 चौकू 64 हो गया। 8 में किसका गुणा करें कि 4 मिल जाए, तो 8 छंग 48 नहीं मिलेगा, 8 दूनी 16 नहीं मिलेगा, 8 दूनी 16 नहीं मिलेगा, 8 64 आंसर। बाकी कैलकुलेशन करते रहना, आसानी से आ जाएगा। अगला सवाल, मान लीजिए x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे जब इसको विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। शेषफल का मान क्या है, तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये उसी में का एक है भाई। यहाँ से करेंगे तो 15 से 7 गया तो 8 बच गया, 3 बचा 0 हो गया। यहाँ से करेंगे 13 से 6 गया तो 7 हो गया। इनका डिफरेंस करेंगे 17 से 8 गया तो 9 हो गया, 12 से 8 गया तो 4 हो गया, इधर 5 बचा है, 15 से 9 चला गया तो 6 हो गया। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, या तो फैक्टर कर लो या तो फिर से डिफरेंस कर लो। फैक्टर क्या कर लो, पहले देखो 9 6 15, 15 से 4 गया 11 की डिविजिबिलिटी दिख गई यहाँ पर, तो 11 पन्ना 55 करेंगे, यानी कि 9 बच गया, 11 9 99, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी 59 का मल्टीपल हो रहा होगा। 11 का तो दिख नहीं रहा, तो 59 का होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो कुछ तो बनना चाहिए ना भाई। तो यहाँ पर गुणे में 12 पंजे 60 होता ना, 12 ने में 108, तो ये बन गया। एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास 59 आ गया। बस एचसीएफ ही निकालना कठिन खेल होता है इसमें। तो ये 988 हो गया। यहाँ से करेंगे तो एक बार जाएगा, तो 18 से 9 गया तो 9 बच गया, और इधर 8 से 5 गया 3, उतारा लेंगे 8 हो गया। अब यहाँ पर देखो 5 सत्ते 35, 7 ने 63, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर 6 का करेंगे तो 6 ने में 54 हासिल लगा 5 हो गया, 6 पंजे 30 और 5 35 हो गया। 8 से 5 गया, सॉरी 8 से 4 गया तो 4, 9 से 5 गया तो 4, रिमाइंडर कितना आ गया 44, आंसर लगा दो। थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, बाकी कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो सब आसान हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। 16 संख्याओं का औसत इतना है, यदि दो संख्याएं 54 और 37 को इतने इतने से प्रतिस्थापित करते हैं और उनमें एक और संख्या x को हटा दिया जाता है तो उन संख्याओं का औसत इतना घट जाता है, x का मान क्या होगा। देखो एवरेज का सवाल मैं फिर से वही कहूंगा, अगर आपको डेविएशन वगैरह नहीं समझ में आती तो आप बेसिक से बना लेना, टाइम नहीं लगेगा, बस करके जरूर आना। अब देखो इसको यहाँ पर अभी इसको थोड़ा तो छोड़ दो, इन दोनों का सम करेंगे 7 4 11 हासिल लगा 1 हो गया, 6 3 9 हो गया। इन दोनों का सम करेंगे तो 5 3 8 हो गया, 7 4 11 हो गया। यहाँ से देखना ये हट रहे हैं और ये अंदर आ रहे हैं, यानी कि 8 से 1 गया 7, 11 से 9 गया 2। इन लोगों ने क्या किया होगा, एवरेज बढ़ा दिया होगा, ठीक है। अब क्या हुआ है, एक था ना वो जो चला जा रहा है वो क्या कर रहा है 1.5 की कमी कर दे रहा है। कितने लोगों में करेगा भैया, अब देखो यहाँ पर 2 गए थे 2 आ गए, तो 16 के 16 लोग रह गए। अब एक जा रहा है तो बचेंगे कितने 15, यानी कि इतने में ही तो फर्क कर पाएंगे, ये इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे। तो 15 15 225, यानी कि इतना वो एक्स्ट्रा लेके जा रहा। अब बात समझना मोटी मोटी, ये 68.5 समथिंग रहा होगा, ये अगर ज्यादा लेके आता तो एवरेज इतना बढ़ जाता, यानी कि डिवाइड हम 16 से करते तो हमारा आ जाता ना
लेकिन जो नया बंदा गया ना वो ये भी साथ ले गया और ये भी ले गया, तभी तो एवरेज इतना कम होगा। ये वाला जो एक्स्ट्रा हो गया ये भी तो मैनेज करना पड़ेगा, यानी कि वो दोनों चीजें साथ साथ लेके चला गया, इसको तो ले ही गया, इसको और साथ में ले गया, तब एवरेज कम हुआ। यानी कि 48.5 से कितना ज्यादा ले गया, वो 22.5 ले गया, और जो वो 27 एक्स्ट्रा हो रहा था वो भी साथ में उड़ा ले गया। ठीक है, तो अब इनको जोड़ देते हैं, तो ये तो 5 5 10 हासिल 1 हो गया, 9 9 2 11, 11 7 18 हासिल लगा 1 हो गया, यूनिट डिजिट से आ गया था वैसे, 7 2 9 और 2 11। अब ये समझने की कोशिश करना, बाकी तो बेसिक आप कर ही लेंगे। अगला सवाल, दो पूर्णांक संख्याओं के बीच इतने का अंतर है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 8 और शेषफल 25 प्राप्त होता है, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? तो दोनों का अंतर लिख लेंगे, 1495 हो गया। कह रहा था बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है। अगर देखो डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से डिवाइड किया गया, भागफल 8 हो गया, शेषफल 25 हो गया। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं 8 इंटू में b प्लस का 25 बराबर में a लिख सकते हैं। अब दोनों संख्याओं का योग हमसे पूछा गया था, तो सबसे पहले तो संख्या निकाल लेते हैं। या तो ऐसा करो 8b माइनस का a बराबर में 25 करके कर लो, या तो हम डायरेक्ट a का मान रख दें, बात वही पड़ती जाके, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे a की जगह 8b प्लस का 25 माइनस का b बराबर में 1495 हो गया। यहाँ से करेंगे 7b, 8 से 1 चला गया 0 हो गया, 9 और 9 से 2 गया 7, 1470 आ गया। तो b बराबर 7 दूनी 14, ये हो गया b का मान। अब b का मान ये हो गया, हमें a का मान और निकालना पड़ेगा, तभी तो हम जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर मान रख देते हैं, या तो उसी में रख के निकाल लेते हैं, या तो यहाँ कर लो जहाँ सुविधा लगे। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो गया, और 0 7 में प्लस का 25 हो गया, यानी कि 5 हो गया, 8 2 10 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 7 और 1, यानी कि 210 और जोड़ दो, 5 1 9 1 आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं, बस आज जल्दी जाते हैं, जब अप्रोच जल्दी करनी है बस। इतने इतने आयामों वाले धातु के ठोस घनाओं को पिघलाकर छोटी छोटी गेंदें बनाई जाती हैं, प्रत्येक गेंद की त्रिज्या इतनी है, गेंदों की संख्या क्या होगी? तो दोनों के वॉल्यूम बराबर कर दो, 36 गुणे में 44 बराबर में कितनी गेंदें बनाई जाती हैं? वही संख्या पूछी है, तो 4/3, पाई का मतलब 22/7, आर क्यू का मतलब हो गया 12 गुणे में 12 गुणे में 12। बस इतना ही करना था, ये तो आप लोगों को आता होगा, इतने तो भोले नहीं हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे, ये 3 चौकू 12 हो गया, 4 चौकू 16 दूनी 32 हो जाएगा, 3 दूनी 6 का मतलब हो गया 6 दूनी 12 हो गया। इधर करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, या तो 2 से 2 काट ही लो ना, तो n बराबर 7 हो गया। ऐसी कैलकुलेशन को समझ में तो आता नहीं होगा, आप खुद ही से कर लिया करो। चलिए फिर, आज थोड़ा टाइम कम है तो शिफ्ट 2 ही तक रखते हैं। ठीक है, और हो सकता है तो शाम तक एक वीडियो और डाल देंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन अगर टाइम मिला तो अच्छे से उसको कर देंगे। ठीक है, वापस आने के बाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अब इस वीक तो कैसे ना कैसे खत्म ही हो जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल मत रहो, बिल्कुल आप एकदम फ्री हैंड में है, आराम से अपनी मेहनत करो, दूसरे की चिंता मत करो कौन क्या कर रहा, अपना 100% दो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।